साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बेंजामिन एस ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की बात की जाती है। जब भी यूपी टेट की बात करें या सुपर टेट की बात करें, तो यहाँ से सवाल निश्चित तौर पर पूछा ही पूछा जाता है और आप सभी लोगों के तमाम डाउट भी हो जाते हैं। निश्चित है कि सवाल आएगा ही। आपके आगामी यूपी टेट जो आपका जुलाई में हो रहा है, उससे भी ये इससे सवाल निकल कर के आएँगे और भविष्य में जब आप सुपर टेट की वैकेंसी देखने जाओगे, उसमें भी परीक्षा देने जाओगे, तो उसमें भी ये आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सवाल निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। तो आइए आप सभी के सारे डाउट 10 मिनट की वीडियो में खत्म करेंगे। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को आप ढंग से समझिएगा। बेसिक फैक्ट पहले आप समझ लीजिए, जहाँ से सीधे वन लाइनर सवाल बनते हैं। बात करें तो ये टैक्सोनॉमी का जो प्रतिपादक होता है, वो कौन होता है? बेंजामिन एस ब्लूम होता है। 1956 में इन्होंने टैक्सोनॉमी प्रस्तुत करी थी, यानी शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इनकी पुस्तक कौन-सी थी? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना है। यहाँ पर ब्लूम ने 3 क्षेत्रों में बाँट दिया शैक्षणिक उद्देश्यों का। शैक्षणिक उद्देश्यों का 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण कर दिया, किस आधार पर? 3 एच फ़ॉर्मूला के आधार पर। 3 एच का मतलब क्या है? तो 3 एच में जो एक एच का मतलब हो जाएगा हेड, दूसरे एच का मतलब हो जाएगा हार्ट और तीसरे एच का मतलब हो जाएगा हैंड। यानी हेड का मतलब हो जाएगा मस्तिष्क और मस्तिष्क का संबंध है संज्ञानात्मक पक्ष से, तो एक वर्गीकरण कर दिया कौन-सा? संज्ञानात्मक। दूसरे का हार्ट है, हार्ट का मतलब भावना या हृदय हो गया, तो कौन-सा पक्ष बताया? भावनात्मक पक्ष। तीसरा हैंड हो जाएगा हाथ या शारीरिक क्रिया, तो इसको मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष कह दिया इन्होंने। तो शैक्षणिक उद्देश्यों को 3 पक्षों में बाँटने का काम किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा किया गया। अब इसमें से आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। संज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे या ज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे। यह हमारी मानसिक क्षमताओं जैसे कि सोचने, समझने, तर्क करने और याद करने से जुड़ा है। ब्लूम ने इसे सबसे सरल से लेकर के कठिन की तरफ 6 सीढ़ियों में बाँटा है। अब आइए यहाँ पर हम समझाते हैं आप सभी को। ब्लूम ने जो इस उद्देश्य को बाँटा है, 6 भागों में बाँटा है। इसमें पहले नंबर पर क्या बताया उसने? ज्ञान, दूसरे पर बोध और तीसरे पर अनुप्रयोग। 3 यहाँ पर हैं, 3 अगले पेज पर हैं। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। ज्ञान के अंदर क्या आता है? सीखी गई जानकारी को हूबहू रट लेना। उदाहरण आप समझिएगा। बच्चे ने रट लिया, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या वाक्य को संज्ञा कहते हैं, बच्चा रट लिया, तो उसने ज्ञान अर्जित कर लिया। बोध दूसरे नंबर पर आता है, रटी हुई बात का अर्थ समझना। उदाहरण हो जाएगा कि बच्चा कहता है कि दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा है। बोध हो गया। उसके बाद अनुप्रयोग पर चलेंगे, सीखे गए ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल करना। जैसे राम आगरा जा रहा है, इसमें बच्चे ने तुरंत बता दिया कि राम जो है वो संज्ञा है, तो उसने क्या कर लिया? अनुप्रयोग कर लिया। तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग हो गया। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? विश्लेषण आ जाएगा, एनालिसिस। बड़ी सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अंतर खोजना, ये क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। बच्चा बता रहा है कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है, तो उसमें बांट बांट करके बता रहा है। संश्लेषण का मतलब है टुकड़ों को जोड़कर नई चीज बनाना। बच्चे ने संज्ञा शब्दों को जोड़कर अपनी कल्पना से एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी। मूल्यांकन, सही गलत का निर्णय लेना। बच्चे ने 2 निबंध पढ़े, निर्णय दिया कि ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें संज्ञा का सटीक प्रयोग है। तो इस तरीके से किसी भी नियम का सटीक प्रयोग हो गया है, ज्ञान की वैधता का मूल्यांकन कर लिया, तो वो कहाँ पर पहुंच गया? वो मूल्यांकन चरण पर। अब यहाँ से 2001 में जो संशोधन हुआ है, उसको आप समझ लीजिएगा। 2001 में लॉरिन एंडरसन ने संशोधन कर दिया, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया? तो उसके लिए पहले पुराना समझिए। 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था, ज्ञान बताया था, बोध बताया था, अनुप्रयोग बताया, विश्लेषण बताया, संश्लेषण बताया, मूल्यांकन। तो ज्ञान को सबसे निम्नतम स्तर बताया था और मूल्यांकन को सर्वोच्च स्तर बताया था। किसने? बेंजामिन एस ब्लूम ने। जब एंडरसन ने संशोधन किया 2001 में, तब उन्होंने नया क्या बताया कि ज्ञान के जगह पर उसने क्या कर दिया? याद रखना। बोध के जगह पर कर दिया समझना। अनुप्रयोग के जगह पर उसको लागू करना। विश्लेषण की जगह पर विश्लेषण ही रहने दिया, लेकिन संश्लेषण वाली जगह को बदल दिया। संश्लेषण और मूल्यांकन का जगह बदल दिया। विश्लेषण के बाद मूल्यांकन करना कर दिया और मूल्यांकन के बाद निर्माण करना या रचना करना, इसको आखिरी बता दिया, सर्वोच्च बता दिया। तो ये भी पूछ लिया जाता है, संशोधन के बाद उच्च स्तर कौन सा हो जाता है? तो सर्वोच्च हो जाता है निर्माण करना, रचना करना।
या रचनात्मकता या सृजनात्मकता, ये सर्वोच्च हो जाता है। और 1956 में ब्लूम के द्वारा जो बताया गया उसमें सर्वोच्च कौन है? मूल्यांकन जो है वो सर्वोच्च है। आगे बढ़िएगा। अब एग्ज़ाम में जो ज्ञानात्मक पक्ष के सवाल जो होते हैं, उनको पहचानने का कीवर्ड मैं आपको समझाऊँगा कि जैसे सवाल में दे दे, जैसे अगर सवाल में पारिभाषित करना, रटना, याद करना, ये सब कह देगा, पहचान करना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान उद्देश्य से संबंधित होगा। क्या दे देगा? परिभाषित करना, रटना दे देगा, पहचान करना हो जाए, ये अगर आप याद करना हो जाए, तो ये अगर दे दे प्रश्न में कहीं भी ये दिखाई पड़ेगा तो समझ जाइए ज्ञान उद्देश्य होगा। और अगर प्रश्न में व्याख्या करना, अंतर बताना, ऐसा कुछ मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि बोध उद्देश्य हो जाएगा उसका। उपयोग करना या हल करना दे देगा, तो आप समझ जाइए अनुप्रयोग का उद्देश्य से रिलेटेड होगा। अगर प्रश्न में तुलना करना या भागों में बाँटना जैसा कोई सवाल पूछ रहा है और पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो आप उत्तर दीजिएगा विश्लेषण से। अगर नया डिज़ाइन बनाना, रचना करना दे दिया, तो संश्लेषण या निर्माण से संबंधित हो जाएगा। निर्णय लेना, आलोचना करना दे दे, तो आपको क्या लगा देना है? मूल्यांकन लगा देना है। अब आइए भावात्मक पक्ष की बात करें। भावात्मक पक्ष का प्रतिपादक कौन है? डेविड क्राथवेल है 1964 में। यह हमारी भावनाओं, रुचियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो अगर प्रश्न में कहीं भी ऐसा दे दे कि जिसमें भावनाओं, रुचियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों की बात करेगा और पूछेगा कि ये कौन से पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो आप उत्तर दे दीजिएगा कि ये भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं आगे, इसके जो चरण बताते हैं। चरण में पहला चरण होता है ग्रहण करना, रिसीविंग। अध्यापक की बात को ध्यान से सुनना, छात्र द्वारा बच्चा शांति से बैठकर ईमानदारी की कहानी सुन रहा है, तो वो रिसीविंग कर रहा है। उसके बाद अनुक्रिया, सक्रिय रूप से भाग लेना। कहानी सुनने के बाद बच्चा पूछता है कि सर अगर सच बोलने पर डाँट पड़े तो क्या करें? यहाँ पर वो टीचर से बातचीत कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब है वो कोई प्रक्रिया में भाग ले रहा है, तो रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया हो जाएगा। अगला कौन-सा हो जाएगा? अनमूल्यन, विचार करने को महत्व देना और सही मानना। बच्चा स्वीकार कर चुका है कि सच बोलना अच्छी बात है, तो उसने क्या कर लिया? मूल्य बना लिया है उसको। अब उसको मूल्य बना लिया है तो अगला क्या हो जाएगा? संगठन। मूल्यों में तालमेल बैठाकर नियम बनाना। बच्चा तय करता है कि वह दोस्तों और माता-पिता दोनों से क्या बोलेगा? सच बोलेगा। उसने जो है मूल्य का संगठन कर लिया अपने व्यवहार में और इस प्रकार से उसका चारित्रीकरण हो जाएगा, यानी मूल्य का हमेशा के लिए स्वभाव बन जाना। बच्चा अब मुसीबत में भी कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यह सत्य बोलना उसका क्या बन जाएगा? चरित्र बन जाएगा। ये सर्वोच्च होता है। भावात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन-सा होता है? चारित्रीकरण सर्वोच्च स्तर होता है। अब आगे बढ़िएगा अगला। एग्जाम में भावात्मक पक्ष को पहचानने की जो कीवर्ड ट्रिक है उसको ध्यान से समझिएगा। अगर प्रश्न में दिखाई पड़े कि शांति से सुनना और ध्यान देना, ये कहीं भी दिखाई पड़े, तो समझ जाइए कि भावात्मक पक्ष का ग्रहण करना उद्देश्य है वो। अगर उत्तर देना, चर्चा में भाग लेना दिया है, तो समझ जाइए अनुक्रिया। अगर सम्मान करना, महत्व देना है, तो आप समझ जाइए अनमूल्यन। जैसे एक बच्चा गांधी के सत्य और अहिंसा को पढ़ करके उनके सत्य और अहिंसा के मूल्य को महत्व देता है अपने जीवन में, तो वह भावात्मक पक्ष के किस उद्देश्य से संबंधित है? तो वह कौन से उद्देश्य से संबंधित हो जाएगा? अनमूल्यन से। व्यवस्थित करना या तालमेल बैठाना कहीं पर दे देगा, तो आप समझ जाइएगा संगठन। गांधी के सत्य और अहिंसा के नियम को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मूल्य को पढ़ने और समझने के बाद एक बालक अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को क्या करता है? व्यवस्थित करता है या अपने जीवन का तालमेल उसके साथ बैठाता है, तो भावात्मक पक्ष के किस उद्देश्य को पूरा कर रहा है? संगठन उद्देश्य को पूरा कर रहा है। स्वभाव बन जाना, हमेशा पालन करना आ जाएगा, तो चारित्रीकरण हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो प्रतिपादक सिम्पसन हो जाएगा 1969 में। या हमारे शारीरिक कौशलों, मांसपेशियों के नियंत्रण और हाथों से काम करने से जुड़ा हुआ है। तो जो पक्ष हमारे शारीरिक कौशल से संबंधित होगा, वो ज्ञानात्मक हो जाए, वो मनोगत्यात्मक हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। हाथों से जो भी संबंधित कार्य होगा, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। आगे समझिए, जैसे अब इसके अगर हम चरण की बात करें तो इसका चरण कौन-कौन सा हो जाता है? तो पहला चरण हो जाता है अनुकरण करना, दूसरों को देखकर नकल उतारना। बच्चा शिक्षक को बोर्ड पर लिखते देखकर अपनी कॉपी में टेढ़ा-मेढ़ा "का" बनाने की कोशिश करता है। दूसरा कौन-सा होता है? हस्त कौशल या कार्य करना, निर्देश सुनकर अभ्यास करना। शिक्षक के निर्देशों पर बच्चा लाइन के अंदर लिखने का अभ्यास कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? दूसरे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तीसरा हो जाएगा इस पक्ष का नियंत्रण व शुद्धता, बिना मदद के काम में परफेक्शन आना। बच्चा अब खुद से ही साफ और सुंदर का लिखने लगा, तो वह कौन-सा उद्देश्य पूरा कर रहा है? कि इसका मतलब है कि ज्ञानात्मक में वो नियंत्रण पर पहुँच गया है।
आगे समझिएगा, नियंत्रण के बाद क्या हो जाएगा, स्वाभाविकरण हो जाएगा, काम का आदत बन जाना। बच्चा किसी से बात करते हुए भी बिना देखे एकदम सही राइटिंग लिख लेता है, तो इसका मतलब है काम की आदत बन गई उसका। उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी, काम की आदत के पहले समन्वय था। कई शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बैठाना, जैसे बच्चा बोर्ड से देखकर जल्दी-जल्दी कॉपी में लिख रहा है, तो वह समन्वय बैठा रहा, आँख और हाथ का समन्वय बैठा रहा है। अब वो लिखने में परफेक्शन पा गया है, तो उसका वो स्वभाव बन गया है। तो उच्च स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का कौन-सा होगा? ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च स्तर हो जाएगा स्वाभाविकरण। समझ में आ गई बात कि नहीं? आगे समझिएगा, अगर आपको क्रियात्मक पक्ष पहचानना है तो ये शब्द अगर दिखाई पड़े, अगर प्रश्न में नकल करना, देखकर दोहराना दिखाई पड़ जाए तो अनुकरण हो जाएगा। अगर निर्देश मानकर काम करना या औजार पकड़ना हो जाए तो हस्त कौशल या क्रिया करना, बिना गलती के करना, शुद्धता लाना, नियंत्रण हो जाएगा। 2-3 काम एक साथ करना, तालमेल बैठाना, समन्वय बनाना हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाना, स्वाभाविक रूप से करना, स्वाभाविकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा इस पक्ष का ना पहचान करने का तरीका। बच्चों को बस एक ही बात याद रखनी है, अगर प्रश्न में दिमाग, तर्क, सोचना, बुद्धि दिया है तो आपको ज्ञानात्मक सही करना है। अगर आपको प्रश्न में दिल, भावना, सम्मान, ईमानदारी दिखाई पड़े, नजरिया, दृष्टिकोण दिखाई पड़े तो उसका संबंध किससे होगा? भावात्मक अफेक्टिव डोमेन से। कई बार अफेक्टिव डोमेन को प्रभावित क्षेत्र लिखा रहेगा, तब भी आप परेशान मत होइएगा। अगर प्रश्न में हाथ, पैर, कौशल, चित्र बनाना, साइकिल चलाना दिखाई पड़े तो ये समझ जाइए वो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। इससे ज़्यादा और कोई सवाल निकल कर के आ नहीं सकता है आपके परीक्षा में, इस बात को आप तय मान लीजिएगा। तो 10-11 मिनट की वीडियो में आपको बेंजामिन एस ब्लूम का पूरी टैक्सोनॉमी एकदम क्लियरली एग्जाम्पल सहित समझ में आ जाए, ऐसी कोई वीडियो और ऐसा कोई लेक्चर आपको मिलेगा नहीं। तो एक बार सभी लोग अभी तक वीडियो देख लिया है तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में नई बातचीत के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।